8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आते हैं और उनके बस चंद शब्दों ने पूरे देश की सांसें जैसे थाम दी थीं। 500 और 1000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस एक ऐलान के बाद भारत के बाजारों और घरों में जो हलचल मची वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन इस फैसले का असली भूचाल, उसका असली भूकंप दिल्ली या मुंबई में नहीं, बल्कि यहां से हजारों किलोमीटर दूर सरहद पार पाकिस्तान के कराची शहर में महसूस किया गया था। ये एक ऐसा दांव था जिसने रातों रात एक बहुत ही खतरनाक साम्राज्य की जड़ें उखाड़ फेंकी थीं। तो चलिए आज इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक फैसले ने आतंक के बैंकरों के पूरे आपराधिक साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है 1947 के बंटवारे की, जब एक परिवार गुजरात से अपना सब कुछ, अपनी यादें, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान के कराची पहुंचा था। उस परिवार के मुखिया थे अब्दुल सत्तार खनानी। गुजराती मेमन समुदाय से थे और कहते हैं कि बिजनेस की समझ तो उन्हें विरासत में मिली थी। कराची में उन्होंने फुटपाथ पर एक छोटी सी करेंसी एक्सचेंज की दुकान से शुरुआत की। 2 मई 1961 को उनके घर जुड़वा बेटे पैदा हुए, जावेद और अल्ताफ। 1980 का दशक आते आते इन दोनों भाइयों ने अपने पिता का कारोबार संभाल लिया और 90 के दशक में कालिया परिवार के साथ मिलकर उन्होंने खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल यानी केकेआई की नींव रखी। अब देखिए, बाहर से देखने पर केकेआई एक बिल्कुल साफ सुथरी, इज्जतदार फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कंपनी थी। इतनी कामयाब कि देखते ही देखते पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का 40% हिस्सा अकेले इस कंपनी के कब्जे में आ गया। लेकिन पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग खेल चल रहा था। ये असल में अवैध पैसों के लिए एक बहुत बड़ा हवाला नेटवर्क था, जो अंडरवर्ल्ड का सबसे भरोसेमंद बैंकर बन चुका था। और बस यहीं से ये कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है, जब एक सीधा साधा दिखने वाला बिजनेस दुनिया भर में आतंक फैलाने का एक जरिया बन जाता है। उस वक्त 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की पनाह में था। उसे अपना पैसा दुनिया भर में बिना कोई सुराग छोड़े भेजने के लिए एक रास्ते की जरूरत थी, और ये तलाश उसे खनानी ब्रदर्स के दरवाजे पर ले आई। दाऊद ने उन्हें एक ऐसा ऑफर दिया जिससे वो चाहकर भी मना नहीं कर सकते थे। तो सवाल यह है कि ये सब होता कैसे था? इसका जवाब एक छोटे से शब्द में छिपा है, हवाला। ये पैसा ट्रांसफर करने का एक ऐसा पुराना तरीका है जिसमें कैश ब्रोकर्स के नेटवर्क के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। लेकिन असल में कोई पैसा बॉर्डर पार करता ही नहीं है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, और इसीलिए ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एकदम परफेक्ट तरीका बन जाता है। दाऊद से हाथ मिलाने के बाद इन भाइयों ने खनानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक खुफिया संस्था बनाई, और जरा उनके ग्राहकों की लिस्ट देखिए। दाऊद की डी कंपनी, मेक्सिको के खतरनाक ड्रग कार्टेल, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन, हिजबुल्लाह, तालिबान और अल कायदा, और यहां तक कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी। लेकिन इन सबसे ऊपर उनका एक ऐसा हथियार था जिससे उन्होंने भारत के खिलाफ एक अघोषित, एक आर्थिक युद्ध छेड़ दिया था, और वो था नकली नोटों का साम्राज्य। ये नेटवर्क कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप बस इस एक आंकड़े से लगाइए। अपने पीक पर खनानी ऑर्गेनाइजेशन हर साल लगभग $16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। ये कई छोटे देशों की कुल GDP से भी ज्यादा है। ये एक हैरान कर देने वाला नंबर है। वो जो नकली नोट बनाते थे ना, उन्हें सुपर नोट्स कहा जाता था, और ये कोई ऐसे वैसे नकली नोट नहीं थे। इन्हें सिक्योरिटी ग्रेड पेपर पर वाटरमार्क के साथ छापा जाता था। ये इतने असली लगते थे कि कई बार तो बैंक के सेंसर और ATM मशीनें भी इन्हें पकड़ नहीं पाती थी। और ये पूरा तंत्र काम कैसे करता था? पहला स्टेप, इन सुपर नोट्स को पाकिस्तान में सरकारी सुरक्षा में छापा जाता था। दूसरा स्टेप, इन नोटों को दुबई, काठमांडू और ढाका जैसे सेंटर्स के रास्ते भारत में स्मगल किया जाता था। तीसरा स्टेप, फिर इस नकली करेंसी को चुपके से भारतीय अर्थव्यवस्था में डाल दिया जाता था। और आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेप, इन पैसों का इस्तेमाल भारत में आतंकी हमलों की फंडिंग करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए होता था। लेकिन अब दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नजरें खनानी ब्रदर्स पर टिक चुकी थीं। अब कहानी एक अंतर्राष्ट्रीय खुफिया ऑपरेशन की तरफ बढ़ती है। इन भाइयों को पकड़ना किसी एक देश के बस की बात नहीं थी।
इसीलिए अमेरिका की डीईए, भारत की रॉ और यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक बहुत बड़ा खुफिया ऑपरेशन तैयार किया। तो दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों ने उन्हें कैसे पकड़ा? उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें खुद खनानी चलकर फंस गया। डीईए के अंडरकवर एजेंट्स ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर बताया। उन्होंने अल्ताफ खनानी से स्काइप पर बात की और कुछ ड्रग मनी को लॉन्डर करने के लिए कहा। जब वो पैसा सफलतापूर्वक वापस आ गया तो उनके खिलाफ पक्का सबूत तैयार हो चुका था। और फिर सितंबर 2015 में अल्ताफ को पनामा में एक मीटिंग के बहाने बुलाया गया और वहीं उसे अमेरिकी एजेंट्स ने गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। एक भाई अमेरिकी जेल में था, लेकिन असली शाह और मात का खेल तो अब नई दिल्ली में खेला जाना था। भले ही अल्ताफ सलाखों के पीछे था, लेकिन पाकिस्तान में बैठा जावेद खनानी अब भी हजारों करोड़ के नकली भारतीय नोटों से भरे गोदामों पर बैठा था, जो बस भारत में भेजे जाने का इंतजार कर रहे थे। खतरा अभी भी टला नहीं था। और फिर आया 8 नवंबर 2016 का वो ऐतिहासिक ऐलान, एक फैसला, और जावेद खनानी के उन सुपर नोट्स की अरबों की दौलत रातों रात सिर्फ रद्दी कागज के टुकड़ों में बदल गई। आईएसआई और डी कंपनी का सबसे ताकतवर हथियार एक ही झटके में बेकार हो गया था और जावेद खनानी एक तरह से दिवालिया हो चुका था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। नोटबंदी के बाद आतंकी संगठनों ने जावेद पर अपना पैसा वापस करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। ठीक 26 दिन बाद 4 दिसंबर को जावेद खनानी की एक 8 मंजिला इमारत से गिरकर मौत हो गई। अगले ही दिन पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम किए केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया। और बस एक ही झटके में दशकों तक आतंक, ड्रग्स और जाली नोटों पर बना वो साम्राज्य हमेशा के लिए इतिहास के कूड़ेदान में दफन हो गया। आधिकारिक रिपोर्ट ने तो इसे आत्महत्या कहा, लेकिन एक सवाल आज भी कायम है। जब अल्ताफ खनानी अमेरिकी जेल से आईएसआई के गहरे राज खोल रहा था, तो क्या पाकिस्तान में बैठा जावेद खनानी सिर्फ एक बोझ बन गया था जिसे चुप कराना जरूरी था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले।